हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज को। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें न्यू क्लासिकल का तीनों पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी कि जो न्यू क्लासिकल एज जो हमारी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, उनको हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने रेस्टोरेशन को कंप्लीट किया, देन हम ऑगस्टन को कंप्लीट किया है, देन उसके बाद हमने एज ऑफ जॉनसन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो उसी सीरीज में हमारा जो आज का वीडियो है सेंटर्ड है रोमांटिक एज पे, यानी कि रोमांटिसिज्म पे, रोमांटिक मूवमेंट मूवमेंट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तरीके से हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को जो समझने की जो सीरीज चलाई थी उसके एंडिंग के छोर की तरफ पहुंच गए हैं। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। ओके, तो डिस्कस करते हैं कुछ मेजर की फैक्ट्स जो कि इस एज से रिलेटेड है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेजर फर्स्ट की फैक्ट है वो है रोमांटिज्म वाज अ आर्टिस्टिक मूवमेंट, यानी कि किस तरीके का मूवमेंट था। आर्टिस्टिक मूवमेंट था, जो कि आर्ट्स और लिटरेचर से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? तो अर्ली 70 80s से लेके 1830s में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। सेकंड पॉइंट है रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर वाज अ रिस्पॉन्स टू द पोएट्री ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि जो नियो क्लासिकल पार्ट था, जिसमें ऑगस्टन एज में जो काफी ज्यादा ग्रीक एंड रोमन से इंस्पायर थे। यानी कि किस चीज से? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंस्पायर थे ग्रीक एंड रोमन से, ग्रीक एंड रोमन्स से जो सबसे ज्यादा इंस्पायर होके पोएट्रीज लिखी जाती थी, यानी क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशन पे। तो क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो पोएट्री लिखी जाती थी, तो उसकी उसी के रिस्पॉन्स में एक मूवमेंट आया जिसको रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब वैसे ही नहीं लिखना, हमको किसी को इमिटेट नहीं करना, बल्कि हम अपने इंडिविजुअल थॉट्स और नेचर को एक्सप्लोर कर सके, यानी कि इंडिविजुअल थॉट्स एंड नेचर एंड नेचर को एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि रोमांटिसिज्म जो था ये रिस्पॉन्स था किसके अगेंस्ट? तो जो पोएट्री थी हाफ 18th सेंचुरी, यानी कि ऑगस्टन एज के टाइम पे जो पोएट्री चल रही थी। आपने देखा होगा कि पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने बहुत सारे जो रोमन एंड ग्रीक राइटर्स थे उनको इमिटेट करके उनके वर्क्स को लिखा और इंग्लैंड में उसको स्प्रेड किया, इंग्लैंड ऑडियंस तक लेके गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसी के रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट यहाँ पे आया था, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, व्हाइल ऑगस्टन पोएट्री वाज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एम्पिरिकल ट्रूथ इन थिंग्स एज वेल एज इमिटेटिंग द क्लासिक्स। ठीक है, यानी कि मेन था ये इमिटेट करते थे क्लासिक्स को, लेकिन अदर हैंड देखा जाए तो रोमांटिज्म वाज अ मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट फॉर इट्स ऑन सेक, यानी कि जो मतलब खुद से एक्सपीरियंस करके बनाई जाए, उस पे ज्यादा ये फोकस करते थे। और रोमांटिज्म, जो रोमांटिक पोएट्स थे वो फोकस करते थे फोकसिंग ऑन इमोशंस एंड इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि इमोशंस, खुद के इंसान के इंडिविजुअल इमोशंस और इमेजिनेशन, यानी कि वो कैसा कल्पना कर सकता है। पोएट्री मतलब एक ऐसी चीज है जिसमें इन्होंने इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंट रोल दिया है। यानी कि नेचर को आप इमेजिन करके कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन और इमोशन यहाँ पे मेजर पॉइंट हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेजर जो पोएम्स हैं इस एज की उनको देख लेते हैं। रोमांटिक पोएम्स आर ब्राइट स्टार। ठीक है, तो ब्राइट स्टार बाय जॉन कीट्स, ये जॉन कीट्स की फेमस पोएम है। द राइम एंड द ऑफ द एंशियंट मैरिनल, ये सैमुअल टेलर कॉलेरिज यानी कि एसटी कॉलेरिज की फेमस पोएम है, जो कि किसमें, लिरिकल बेलार्ड में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे एक हो जाता है ओजिमेंडियस, जो कि पर्सी वाइसी शैली यानी पीबी शैली की फेमस वर्क है। ठीक है, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रोमांटिक पोएम्स है, इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये बनता है, द अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर, यानी कि इनके अलावा कि जॉन कीट्स थे और पीबी शैली थे और यहाँ पे एसटी कॉलेरिज थे, इनके अलावा भी कुछ रोमांटिसिज्म मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वो थे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड लॉर्ड बायरन। ठीक है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट पोएट्स हो जाते हैं इस एज के। आगे डिस्कस करते हैं।
तो अब हम यहाँ देख लेते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक थे रोमांटिक पोएट्री के, यानी कि रोमांटिसिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि इसमें किस तरह की पोएट्री लिखी जाती थी, तो वो लिखी जाती थी इमोशन एंड सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या होता था, सब्जेक्ट इंडिविजुअल खुद होता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस यहाँ पे क्या करते सब्जेक्ट का रोल निभाते थे। ठीक है, यानी कि हम खुद की इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इमोशन एंड इमेजिनेशन, जो कुछ भी हम इंडिविजुअल फील करते हैं वही हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का रोल करता है, वैसे ही हम पोएट्री करते हैं। ठीक है, नेचर यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब था कि आप नेचुरल पोएट, नेचर पे पोएट्री लिखें। रोमांटिज्म मेनली मीन ही यही है कि आप नेचर से प्यार करें। ये लोग क्या कहते थे, नेचर से प्यार करने का को बोलते थे। नेक्स्ट यहाँ पे इमेजिनेशन एंड क्लैरिटी एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा इंस्पायर किससे है, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, तो उसमें ये कुछ तीन शब्द जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट किए जाते थे। उनको देखते हैं कौन कौन से वो तीन शब्द थे। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इसी इसी पे पूरा ज्यादा रोमांटिज्म, इससे ज्यादा काफी इन्फ्लुएंस है किससे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, याद रखिएगा। रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशन एंड कंफर्मिटी, यानी कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न चला आ रहा था लिटरेचर को लिखने के लिए, उस पे इन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, उसी के रिस्पॉन्स में आया क्या, रोमांटिसिज्म, याद रखिएगा। मैंने बताया जैसे कि जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर से इंस्पायर होके जो हाफ 18 सेंचुरी में जो पोएट्स थे, यानी कि ऑगस्टन एज का टाइम जो था, तो उसी के रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट आया था। स्पिरिचुअल एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको इस तरीके के पोएट्री में देखने को मिलेंगे। यानी कि लिरिकल बेलाड में आपको एक पोएम मिलेगी, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, एंशियंट मैरिनर। यहाँ पर आपको ये एक एस.टी. कोलरेज की पोएम है, बहुत फेमस पोएम है, जिसमें आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर, इस तरीके से इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक आपको रोमांटिक लिटरेचर की पोएट्री में देखने को मिलेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट यहाँ पे मेजर पॉइंट ये हो जाता है कि बहुत सारा इसमें मतलब हौच पौच है कि रोमांटिसिज्म की शुरुआत कब हुई, यानी कि रोमांटिक जो मूवमेंट था उसकी शुरुआत कब हुई, ये पूछा जा रहा। तो यहाँ पे हमारे जो एक फर्स्ट पोएट देखने को मिलते हैं वो है रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है, तो ये फैक्ट देखिए कि बहुत लोग ये मानते हैं कि रॉबर्ट बर्न्स से मतलब रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई है, तो उसको देख लेते हैं। रॉबर्ट बर्न्स इज कंसिडर द पायनियर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। ठीक है, ऑल्दो हिज डेथ इन 1796। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी जो डेथ थी वो 1796 में हो जाती है, और माना ये जाता है कि जो रोमांटिक पीरियड है उसकी शुरुआत 1798 यानी कि लिरिकल जो बेलार्ड है वो फेमस पब्लिश हुआ था, विलियम बॉसवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का ये जो एक साथ जो उन्होंने मिलके राइट किया था, उसको पब्लिश किया था, उससे माना जाता है कि शुरुआत हुई थी। लेकिन यहाँ पे इनकी डेथ जो होती है वो 1796 में ही हो जा रही है। तो आगे देखते हैं, प्रीसीड्स व्हाट मैनी कंसिडर द स्टार्ट्स ऑफ रोमांटिज्म। लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि यहीं से मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। हिज लिरिसिज्म एंड सिंसियरिटी मार्क्स हिम एज अर्ली रोमांटिक राइटर। ठीक है, हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स आर ओल्ड लैंग साइनी 1788 में। ठीक है, एंड टैम ओ सेंटर 1791। Burns is inspired many of the writers during the romantic period। अब मेनली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके वर्क्स में जो कैरेक्टरिस्टिक आपको रोमांटिक एज के पोएट में देखने को मिलेगी, यानी कि वहां पे एक इंडिविजुअलिटी, इमोशन और इमेजिनेशन का जो कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है, तो वो इनके वर्क्स में यहाँ पे दिखाई दी। दैट्स वाई कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रॉबर्ट बर्न से मतलब रोमांटिज्म की शुरुआत होती है, बट ये ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे 1796 में इनकी डेथ हो जाती है, और ये वर्क्स इनके कुछ हैं जिसमें इन इस तरीके के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल डेट है वो 1798 यानी कि लिरिकल बेलाड जब पब्लिश हुआ था उसी से माना जाता है। क्लियर, तो ये सारे डाउट्स आपको नहीं रखना है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए रॉबर्ट बर्न्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनको याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में ये आता है
और वहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बेलाड नहीं होता, तो आप इनके साथ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो अर्ली प्रोमिनेंट अर्ली रोमांटिक पोएट है वो है विलियम ब्लेक। इनके बारे में देखते हैं क्या मेजर पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ये अर्लीस्ट रोमांटिक पीरियड राइटर थे। ब्लेक बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम की ये बात करते हैं, जो कि किससे इंस्पायर है, जो कि इंस्पायर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उससे इंस्पायर है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल गया, जिसकी वजह से इनको रोमांटिक एरा का अर्लीस्ट रोमांटिक पोएट बोला जाता है था, क्योंकि ऑफिशियल जो डेट थी रोमांटिक पोएट रोमांटिक लिटरेचर स्टार्ट होने की वो 1798 था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेजर पॉइंट है, ऑल्दो सम ऑफ हिज पोएट्री वाज पब्लिश्ड बिफोर ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द एरा, यानी कि जो ऑफिशियल स्टार्टिंग थी रोमांटिक पीरियड की उससे पहले इनके जो पोएट्रीज हैं वो पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इनमें ये थीम्स देखने को मिली। इस वजह से इनको ब्लेक कैन बी सीन एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द दिस मूवमेंट, यानी इन सब थीम्स को जो इन्होंने यूज किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था इससे इंस्पायर होके फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी एंड इन सब चीजों का जो थीम इन्होंने यूज किया, दैट्स व्हाई हम इनको फाउंडर्स ऑफ द मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, हिज वर्क्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1798 1789 एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794। ठीक है, ये दो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स है, इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क, और ये इसमें इस तरीके की थीम्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर। सो बात करेंगे अब हम लिरिकल बैलाड की यहाँ पे। ओके, लिरिकल बैलाड की। ठीक है, जिससे ये ऑफिशियली ये माना जाता है कि यहाँ से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है। ठीक है, ऑफिशियली ये माना जाता है। और इसके किसके द्वारा लिखा गया था, रिटन बाय, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलेरिज, सैमुअल टेलर कॉलेरिज। ठीक है, तो एस टी कॉलेरिज यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये यहाँ पे प्रोमिनेंट थे। और फुल टाइटल की बात करें तो लिरिकल बैलाड, ऐसे फुल टाइटल है इसका, लिरिकल बैलाड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स, अदर पोएम्स। ठीक है, तो ये इसका फुल टाइटल हो गया। अब बात करेंगे एडिशंस की, यानी इसके कितने एडिशंस पब्लिश हुए, तो अब तक इसके 4 एडिशन पब्लिश हुए। तो इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो 1798 में हुआ था। देन उसके बाद इसमें प्रीफेस को ऐड किया गया, तो वो 1800 में। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका एडिशन हुआ वो 1802 में हुआ, एंड उसके बाद जो नया है जिसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने डिक्शन को ऐड किया था, किसको, पोएटिक डिक्शन को, तो ये भी याद रखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो पोएटिक डिक्शन को ऐड किया था, इसमें इन्होंने प्रीफेस को ऐड किया था। और नेक्स्ट जो इनका एडिशन आया था उस वो 1805 को आया था। तो इस तरीके से हमने इसके 4 एडिशन को देखा, 1798, 1800 एंड 1802 एंड 1805। ठीक है, तो 4 एडिशन लिरिकल बैलाड के पब्लिश हो चुके हैं। सो बात करेंगे कि थीम्स क्या थी लिरिकल बैलाड की, तो यहाँ पे आपको नेचर, लव, इमोशन, इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, और टोटल पोएम्स की अगर अगर बात करें तो इसमें टोटल 23 पोएम्स थी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए कि किसने कितनी पोएम्स लिखी, तो यहाँ पे 4 पोएम्स लिखा था एस टी कॉलेरिज ने, एस टी कॉलेरिज ने। और बाकी की जो 19 पोएम्स थी वो लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, एसटी कॉलेरिज का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है लिरिकल बैलाड के अंदर, तो वो है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको याद रखिएगा। और टिंटन एबे जो है सबसे लास्ट पोएम है, और सबसे अगर फर्स्ट पोएम पूछा जाए तो द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। इस तरीके से हमने लिरिकल बैलाड को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया, और इससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे उनको भी डिस्कस कर लिया। क्लियर।
तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ थ्री मेजर स्कूल्स ऑफ पोएट्री थे, यानी कि रोमांटिसिज्म के टाइम पे कुछ स्कूल्स ऑफ पोएट्री का फाउंडेशन हुआ था, उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ पोएट्री हो जाता है, तो वो हो जाता है द लेक स्कूल। ठीक है, द लेक स्कूल ये किससे एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे ये एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ से, एसटी कॉलरीज से एंड रॉबर्ट साउदी से। बिकॉज इन लोगों का क्या हुआ था, जन्म जो है ना वो लेक के पास हुआ था। ठीक है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ का और कलेरीज एंड साउदी से एसोसिएटेड हैं लेक पोएट से। ठीक है, इनको लेक पोएट्स भी बोलते थे, और इसकी वजह से इनको द स्कूल्स ऑफ पोएट्री में रखा गया, द लेक स्कूल्स ऑफ पोएट्री में। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो द कॉकनी स्कूल। द कॉकनी स्कूल जो है ना एसोसिएटेड है कीट्स, ले हंट से एंड हैजलिट से। मेनली जो ये टर्म था ये एसोसिएटेड था ले हंट से, साथ ही साथ इसके बाद इसको एसोसिएट कर दिया गया कीट्स एंड हैजलिट से भी। द सैटेनिक स्कूल जो होता है ये सैटन की स्पिरिट से इंस्पायर होके जो पोएट्री लिखी जाती है उसको सैटेनिक स्कूल्स ऑफ पोएट्री में रखा गया था, जिसमें से मेन है बायरन एंड सैली एंड देयर फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये कुछ स्कूल्स है, इनको भी ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लेक पोएट्स हम डिस्कस करेंगे। दिस ग्रुप इंक्लूडिंग विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरीज एंड रॉबर्ट साउदी। ठीक है, तीन लोगों से एसोसिएटेड था। हु वर एसोसिएटेड विद द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। दैट्स व्हाई हम इनको द लेक पोएट या फिर स्कूल्स ऑफ पोएट्री, द लेक स्कूल्स ऑफ पोएट्री से एसोसिएट करके देखते हैं। They emphasized the importance of nature, imagination, and the individual's relationship with the natural world. Wordsworth's theory of poetry outlined in the preface to the Lyrical Veda was influential in shaping romantic poetry. ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बेराड में उनके प्रीफेस में जो उनकी थ्योरी है उसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया रोमांटिक पोएट्री को शेप देने में। दैट्स वाई कि हम इनको लेक पोएट्स, लेक पोएट मतलब आप झीलों के किनारे रह रहे हैं तो आपको नेचर की बेहतर समझ है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो तीनों राइटर्स हैं यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं किससे, तो द लेक स्कूल्स ऑफ पोएट्री से, और इनको लेक पोएट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो है सैटेनिक स्कूल। सैटेनिक स्कूल को डिस्कस कर लेते हैं। क्वाइंड बाय रॉबर्ट साउदी। ठीक है, किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था ये टर्म सैटेनिक स्कूल, तो ये रॉबर्ट साउदी ने इसको क्वाइंड किया था। और दिस टर्म वाज यूज्ड pejoratively describe the work of Lord Byron and his circle, including the Percy Bysshe Shelley and John Keats. These poets often explore theme of rebellion, individualism and darker aspect of human nature. ठीक है, सैटेनिक मतलब कि डार्कर इस पे जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन नेचर के उनको एक्सप्लोर किया था। बायरन का एक वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज एंड सैलीज प्रोमेथियस अनबाउंड। सैली का एक वर्क है प्रोमेथियस अनबाउंड, और बायरन का वर्क है चाइल्ड्स हेरोल्ड पिलग्रिमेज। ठीक है, एग्जाम्पलीफाई द सैटेनिक स्कूल थीम, जिसमें आप सैटेनिक स्कूल की थीम्स देख सकते हैं। थीम्स क्या थी यहाँ पे, तो रिबेलियन यानी कि किसी के खिलाफ विद्रोह कर देना। ठीक है, उसको रिबेलियन बोलते हैं। इंडिविजुअलिज्म, और यहाँ पे एक थीम और इन्होंने ऐड की थी, डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन यानी कि आप किसी के प्रति ईर्ष्या और रिवेंज, ये सब क्या है, ये डार्कर एस्पेक्ट है। ये ह्यूमन नेचर के डार्कर एस्पेक्ट है, इसी को सैटेनिक स्कूल में एक्सप्लोर किया जाता था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है वो कॉकनी स्कूल। ठीक है, कॉकनी स्कूल, दिस टर्म वाज यूज्ड बाय क्रिटिक्स टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ लंदन बेस्ड पोएट्स इंक्लूडिंग जॉन कीट्स एंड ले हंट, who were associated with political radicalism and a more informal style of poetry. Keats' odes such as Ode to Nightingale and Ode on a Grecian and are most among the most celebrated works of the Cockney School. ठीक है, तो ये कॉकनी स्कूल मेनली उन लोगों से एसोसिएटेड था जो मतलब लंदन के थे, लंदन के थे, और उनका एक तरीके से जो एसोसिएट थे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से रिलेट करते थे, और उनकी जो स्टाइल थी वो पोएट्री की मोर इनफॉर्मल थी। ठीक है, इस वजह से इनको हम कॉकनी स्कूल से एसोसिएट करके देखते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर कीट्स, पीबी सैली, ये सब क्या है, कॉकनी स्कूल से बिलोंग करते हैं। क्लियर, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर जेनरेशंस थी इस रोमांटिक पीरियड में। रोमांटिक पीरियड को टू जेनरेशंस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है।
तो फर्स्ट जनरेशन जो थी इसमें आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोएट्स, उनको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन यानी कि अर्ली रोमांटिसिज्म को लीड किया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज स्कॉट और साउदी, रॉबर्ट साउदी, थॉमस डी क्विंसी, ब्लेक, लैम्ब एंड हैजलिट। तो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं अर्ली रोमांटिक लिटरेचर में। द सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं कीट्स, सैली एंड बायरन। तो यहाँ पे ये तीनों बिलोंग करते हैं सेकेंड जनरेशन से और फर्स्ट जनरेशन से। तो मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन से इनमें से कौन बिलोंग करता है। तो आप याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, स्कॉट, साउदी, थॉमस डी क्विंसी, ब्लेक, लैम्ब एंड हैजलिट। और सेकेंड जनरेशन से सिर्फ तीन को याद रखना है, कीट्स, सैली एंड बायरन। कीट्स, सैली एंड बायरन। क्लियर? सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो अर्ली रोमांटिक पोएट्स थे यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, तो इनको अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है रोमांटिक पीरियड में। तो बेसिकली इनमें कुछ मेजर डिफरेंस थे जिसकी वजह से इनको फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में हमने रख दिया। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में कुछ मेजर मेजर डिफरेंसेस थे, उसमें देखते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स यूज्ड सिंपल लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड एड्रेस्ड ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते थे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करते थे, और वो चाहते थे कि मतलब ऐसी पोएट्री ऐसी लिखी जाए जो एक कॉमन पीपल समझ सके, उस तक कन्वे हो सके मैसेज को। ठीक है, और वाइल अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, तो पोएट्स आर यूज सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज विच एक्सप्रेसेस फिलोसॉफिकल आइडियाज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो एक सामान्य इंसान नहीं समझ सकता, एक मजदूर नहीं समझ सकता। तो वैसी लैंग्वेज का यूज करते थे सेकेंड जनरेशन के लोग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखें कि मतलब क्या मतलब इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में एग्जाम्पल से, तो उसको देखते हैं। फॉर इंस्टेंस विलियम वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, इनका टिंटर नेवे का। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, सी वॉज 8 year old, she said her hair was thick with many a curl that clustered round her neck। ठीक है, राउंड हर हेड। ओके, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं। तो इसमें देखिए कितनी सिंपल सी लैंग्वेज यूज की है कि हम और आप हर कोई समझ सके। तो बिकॉज ये इनका मानना ही ऐसा था कि सिंपल लैंग्वेज हो, और क्योंकि वो जो कहना चाह सकते हैं उसका मैसेज जो है वो कन्वे हो सके आम लोगों तक। दैट्स वाई जो ये फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं ये यूज करते थे सिंपल लैंग्वेज का। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड हो सके वैसी लैंग्वेज का यूज करते थे। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से देखिए कितनी सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। आगे देखते हैं कि सेकंड जनरेशन के लोग कैसी मतलब पोएट्री लिखते हैं, उसका भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल देखिए। सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, यानी कि जिसके लिए रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था रिस्पॉन्स में, यानी कि क्लासिकल और जो रोमन लिटरेचर था उसको जो इमिटेट करते थे ऑगस्टन एज में, उसी के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आया था रोमांटिक एज का। तो उस जब रोमांटिक एज का भी जब आप लेटर रोमांटिक पीरियड में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये लोग भी किससे इन्फ्लुएंस होने लगे, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर से। अब इनकी लैंग्वेज क्या हो गई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, एलिवेटेड हो गई एंड कॉम्प्लेक्स हो गई, जो कि एक सामान्य इंसान नहीं समझ सकता। जैसे कि हमने विलियम वॉटफोर्ड का वो लाइन पढ़ा था, बहुत ही मतलब इजी वे में वो बोल रहे थे, लेकिन आप अब यहाँ पर देखिए ये लाइंस आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आसान नहीं है इसको समझना, ये बहुत ज्यादा एक ही शब्द में आपको बहुत गहराई है एक शब्द में। Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from थी टू माई सोल सेल्फ। अब देखिए, थी दाउ, ये शब्द क्या है, एलिजाबेथन के टाइम पे शेक्सपियर लोग यूज करते थे। तो शेक्सपियर लोग क्या इंस्पायर थे रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर से। दैट्स वाई अब यहाँ पर देखिए ये लोग भी इंस्पायर हो गए यहाँ पे और इस तरीके के वर्ड्स यूज करने लगे। इससे समझ में आया कि जो लेटर रोमांटिक पोएट्स थे यानी कि जो सेकंड जनरेशन के, वो किससे इंस्पायर होकर लिखते थे, वो क्लासिकल एंड ग्रीक रोमन लिटरेचर से। और जो फर्स्ट जनरेशन के लोग थे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज को यूज करते थे। उनका कहना था कि आप अपने ओन एक्सपीरियंसेस को इलेबोरेट करके लिखें, उसको एक्सप्लोर करें अपनी भाषा में। उनका ये मानना था, इसी वजह से उनकी लैंग्वेज क्या हो जाती थी, वो सिंपल हो जाती थी। क्लियर?
तो अब हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन के जो पोएट्स हैं, रोमांटिक पोएट्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारे जो राइटर होते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं। 1770 से लेके 1850 तक ये यहाँ पे रहे। ऑफ्टन कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ नेचर, इमेजिनेशन एंड इनर लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इस थीम्स पे काम किया। हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बेलाड 1798 को ऑथर्ड विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये वर्क लिखा था, इज कंसिडर अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री। ठीक है, यानी जो इनका ये वर्क था लिरिकल बेलाड जो कि इन्होंने लिखा था सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलके, ये एक तरीके से मैनिफेस्टो बोला जाता है रोमांटिक पोएट्री का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो राइटर हैं वो सैमुअल टेलर कॉलरीज है। 1772 से लेके 1834 तक ये रहे। कॉलरीज इज नोन फॉर हिज इमेजिनेटिव एंड फिलोसॉफिकल पोएट्री के लिए जाने जाते थे, इंक्लूडिंग जो इनका वर्क है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, एक इनका एक फेमस वर्क है कुबला खान, ये भी याद रखिएगा। ही वॉज कोलेबरेटेड विद वर्ड्सवर्थ ऑन द लिरिकल बैलाड में इन्होंने कोलैब किया था इनके साथ, एंड वाज इन्फ्लुएंशियल इन डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, इस तरीके से इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा। इनके इंपॉर्टेंट वर्क है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, द कुबला खान ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिरिकल बैलाड में इनका जो वर्क है यही द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, एक तरीके का इमेजिनेटिव फिलोसॉफिकल एंड सुपर एलिमेंट से भरा हुआ वर्क है। पढ़िएगा, बहुत अच्छा वर्क है, आपके बैचलर्स या मास्टर्स में जरूर होगा ये वर्क। और थर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट साउदी। साउदी वाज अ प्रोलिफिक पोएट एंड राइटर हु सर्व्ड एज पोएट लॉरेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1813 अंटिल हिज डेथ। ठीक है, यानी कि 1813 में ये यूनाइटेड किंगडम के क्या रहे, पोएट लॉरेट रहे। इनके वर्क्स हैं थलाबा द डिस्ट्रॉयर एंड द कर्स ऑफ खेम। ओके, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। क्लियर। सेकेंड जनरेशन के यहाँ पे रोमांटिक पोएट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे लॉर्ड बायरन है जो कि सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। बायरन्स पोएट्री ऑफ्टन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ हीरोइज्म, रेबेलियन एंड बायरॉनिक हीरो एंड एंटी हीरो हीरोइक फिगर हु डिफाइज सोसाइटल नॉर्म्स। इनके नोटेबल वर्क्स हैं चाइल्ड हॉर्ट्स, पिलग्रिमेज एंड डॉन जुआन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड मैनफ्रेड, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पर्सी बाइसी शैली जो 1792 से लेके 1822 तक रहे। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके जो रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज, ये अपने रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। आप जब शैली को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इनको अपनी यूनिवर्सिटी तक से निकाल दिया गया था क्योंकि इनके कुछ पैम्पलेट्स इन्होंने छपवा दिए थे इस वजह से। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं इनके वो जेमेंडियस और टू द वेस्ट वाइंड एंड प्रोमीथियस अनबाउंड, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को देख लेते हैं। कीट्स इज रिनोव्ड फॉर हिज सेंसुअल एंड रिचली डिस्क्रिप्टिव पोएट्री which often explores themes of beauty, mortality and transience of life. His most famous work include Ode to the Nightingale, Ode on a Grecian and Ode to Autumn। यानी कि इनकी एक सीरीज हुई थी जिसमें इन्होंने बहुत सारे ओट्स को पब्लिश किया था उस टाइम पे, और ओट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है कीट्स। क्लियर। सो इस तरीके से हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे एंड होता है। और अगर आपको पसंद आया है सेशन और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज जाके देखें और अपना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस से चीजें पढ़ते हुए यहाँ लास्ट तक आइए और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होता चला जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर बहुत फन में पढ़ाया है, आप जाके पढ़िए, आप काफी इंजॉय करेंगे और आपका मोटिवेशन भी काफी ज्यादा हाई होगा क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे। क्लियर। अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, या इसमें जो भी जानकारी दी जा रही वो आपके मतलब रिलेवेंट लग रही या नहीं लग रही।